हमने अब तक जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा। जर्नल एंट्रीज कुछ हमने सामान्य जर्नल एंट्रीज की, सामान्य जैसे माल खरीदा, माल बेचा, पेमेंट किया या लिया, खर्चों का भुगतान करते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं। बैंक में हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, बैंक से निकाला जाता है, चेक से हम भुगतान करते हैं बैंक के माध्यम से, या बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करते हैं। तो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एंट्रीज है वो क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज, कुछ विशिष्ट प्रविष्टियाँ, जैसे किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, आग से जल जाता है, चोरी हो जाती है, तो हम एंट्री क्या करते हैं। व्यापारिक बट्टा, नकद बट्टा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, क्या होता है, कब करते हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स है, उसकी हम एंट्री क्या करते हैं। ये लगभग अपनी एंट्रीज है, लगभग अपनी सारी कंप्लीट हो गई है। जर्नल एंट्रीज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जर्नल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोजनामा, व्यापारी के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है सबसे पहले जर्नल में एंट्री की जाती है, ठीक है। इसलिए कोई सा भी व्यापारी हो सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हैं। दूसरी, जर्नल में हम सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, चाहे माल खरीदा हो, चाहे माल बेचा हो, उधार हो, चाहे नकद हो, चाहे बैंक में पैसा जमा कराया हो, चाहे निकाला हो, चाहे लॉस हुआ हो, मतलब हानि हुई हो, या हमारे को प्रॉफिट हुआ हो, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, सभी प्रकार की एंट्रियां हम जर्नल एंट्रीज में करते हैं, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये होती है कि जैसे जैसे व्यापार का विस्तार होता जाता है तो फिर समस्या ये आती है कि अगर व्यापारी को किसी विशेष लेन देन के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है तो हम जर्नल एंट्री से वो जानकारी हासिल नहीं कर सकते। जैसे व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसने, जैसे मान लो कि आपके अगस्त का महीना चला है, अब अगस्त का महीना कंप्लीट हो गया है, तो उसने पूरे अगस्त के महीने में कुल कितनी बार माल खरीदा, टोटल माल कितना खरीदा, उसमें उधार माल कितना खरीदा और नकद माल कितना खरीदा। अगर उसको ये जानना है तो ऐसी दशा में जर्नल एंट्रीज को अगर हम देखेंगे तो समस्या हो जाएगी, उन सारी एंट्रीज को हमारे को देखना पड़ेगा। और बड़े जो व्यापारिक संस्थान होते हैं उनके तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं हजारों की संख्या में होते हैं, तो इतने सारे ट्रांजैक्शन की अगर जर्नल एंट्रीज को देखेंगे तो हमारे को बहुत समय लग जाएगा, यानी कि उसको मालूम करने में हमारे को कई दिन लग जाएंगे। या व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसने इस महीने में, अगस्त के महीने में टोटल माल कितना बेचा, नकद माल कितना बेचा, उधार माल कितना बेचा, तो भी उसके सामने समस्या हो जाएगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज की सहायता से उसको मालूम तो चल जाएगा, लेकिन उन सभी जर्नल एंट्रीज को उसको डेट वाइज देखना पड़ेगा कि पूरे महीने में उसके ट्रांजैक्शन टोटल कितने हुए। फिर उनमें से जर्नल एंट्रीज वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि उसमें उधार की कौन सी की थी, नकद की कौन सी की थी, उन सबको देखना पड़ेगा, यानी कि उनको ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो यह व्यापारी के सामने इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी दशा में जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है, व्यापार का विस्तार हो जाता है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, दूसरा किसी विशेष लेन देन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम जर्नल एंट्री से हम मालूम नहीं कर सकते। तो व्यापारी क्या करता है, अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बहियाँ तैयार करता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है उसको उसी प्रकार की बही में तैयार करता है। तो अलग अलग लेन देनों के लिए व्यापारी अलग अलग बहियाँ जो है, रजिस्टर है, वो तैयार करता है, जिससे क्या है व्यापारी को सुविधा ये होती है, जब कभी भी व्यापारी को किसी विशेष ट्रांजैक्शन के बारे में, लेन देन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसको केवल वही बही देखनी पड़ेगी, सारी बहियों को या सारे ट्रांजैक्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो अलग अलग बहियाँ तैयार की जाती है उसे हम कहते हैं सब्सिडायरी बुक्स, सहायक बहियाँ। ये सहायक बहियाँ जो होती है अलग अलग लेन देनों के लिए होती है। तो मैं आपको कुछ मुख्य सहायक बहियों के बारे में बता रहा हूँ। मुख्य सहायक बहियाँ जैसे आपकी सबसे पहले दे रखी है आपकी कैश बुक, रोकड़ बही। नाम से ही स्पष्ट है कि इस बही में केवल कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रोकड़ में हमारे जो लेन देन होते हैं, केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है, केवल रोकड़ी लेन देनों का। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन यानी कि रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है, उधार लेन देनों का इसमें लेखा नहीं किया जाता है। तो अगर हमारे को केवल
रोकड़ के बारे में मालूम करना है तो हम केवल कैश बुक को ही देखेंगे और बहियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास टोटल कैश कितना आया, टोटल कैश हमारे पास से कितना गया, यानी कि व्यापार में जो कैश आया कब कब आया, किस तारीख को आया, टोटल कैश हमारे पास कितना आया। इसके बाद में हमने कैश में जो पेमेंट किए, टोटल पेमेंट कितने किए, कब कब किए, अगर ये मालूम करना है तो हमारे को केवल कैश बुक ही देखनी पड़ेगी। तो यानी कि हमारे को समय नहीं लगेगा, यानी कि कुछ ही समय में हम क्या है कैश ट्रांजैक्शन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। टोटल जो कैश है हमारे पास आया है या गया है उसकी जानकारी हम कैश बुक से मालूम कर लेंगे, तो व्यापारी के लिए आसान हो जाता है। तो इसमें केवल हम कैश ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें कैश बुक का नाम का मतलब यही है कि केवल कैश ट्रांजैक्शन, उधार लेन देनों का इसमें लेखा नहीं किया जाता है। चाहे माल खरीदा हो, चाहे माल बेचा हो, चाहे संपत्ति खरीदी हो या बेची, रोकड़ आ रही है जा रही है तो वो इसमें रोकड़ बही में लेखा किया जाता है। दूसरे नंबर पर है आपके परचेज बुक, क्रय बही। परचेज के बारे में मैंने पहले बताया था, माल खरीदा जाता है उसको हम परचेज कहते हैं। परचेज बुक में केवल उधार क्रय से संबंधित लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। उधार क्रय से संबंधित, हमने उधार माल जो खरीदा है उसका लेखा हम परचेज बुक में करेंगे। रोकड़ में जो माल खरीदा उसका लेखा नहीं करेंगे, केवल उधार क्रय का लेखा। तो व्यापारी के द्वारा जितनी बार भी उधार माल खरीदा गया है बड़े व्यापारिक संस्थानों से, एक जो छोटा व्यापारी होता है बड़े होलसेलर से या किसी उत्पादक से जो होता है, कोई फैक्ट्री वाला है उससे है, वहां से अगर वो माल खरीद रहा है और उधार में खरीद रहा है तो उसका लेखा जिस बही में करता है उसे हम कहते हैं परचेज। ठीक है, तो अब इसमें ये मालूम चल जाएगा कि उधार माल खरीदा गया है उसका लेखा परचेज बुक में किया जाता है। और हमारे को उधार क्रय के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जैसे हम ये मालूम करने वाले हैं कि इस महीने में टोटल उधार माल कितना खरीदा, तो हमारे को केवल परचेज बुक देखनी पड़ेगी और देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारे को कुल उधार क्रय की राशि का मालूम चल जाएगा। टोटल कब कब माल खरीदा, डेट वाइज उसमें लेखा, और टोटल माल कितना खरीदा उसका, यानी कि कुछ ही टाइम में, ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय में हम संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेंगे उधार क्रय के बारे में परचेज बुक से। तो परचेज बुक के लिए मैंने क्या बताया, उधार क्रय का लेखा हम परचेज बुक में करते हैं। इसके बाद में आती है आपके सेल्स बुक, विक्रय बही। नाम से स्पष्ट है कि विक्रय संबंधी जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका लेखा किया जाता है, लेकिन केवल उधार विक्रय का लेखा, नकद विक्रय का यानी कि नकद बिक्री का लेखा हम सेल्स बुक में नहीं करते। तो सेल्स बुक में उधार माल व्यापारी के द्वारा बेचा जाता है, केवल उसका लेखा वो सेल्स बुक में करेगा। तो अगर व्यापारी को केवल उधार बिक्री के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उसको केवल सेल्स बुक देखनी पड़ेगी और बही को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें नकद जो माल बेचा है उसका लेखा हम सेल्स बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि रोकड़ी लेन देनों का लेखा केवल कैश बुक में होता है। केवल उधार विक्रय का लेखा, उधार बिक्री जो हमारी होती है केवल उसी का लेखा हम सेल्स बुक में करते हैं। तो जैसे अगस्त के बारे में, इस महीने के बारे में अगर हमारे को मालूम करना है कि टोटल हमने उधार माल कितना बेचा, कब कब बेचा, तो हम सेल्स बुक को देख करके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमने पूरे महीने में उधार माल, टोटल माल कितना बेचा, कब बेचा, किसको बेचा, ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उधार विक्रय का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल्स बुक, और उधार क्रय का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं परचेज बुक। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही। देखो, व्यापारी के द्वारा जो उधार माल खरीदा जाता है उसका लेखा व्यापारी परचेज बुक में करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो खरीदा हुआ माल व्यापारी ने रिटर्न कर दिया है, वापस कर दिया है, किसी भी कारण से माल खराब आ गया है, रेट ज़्यादा आ गई है, पसंद के अनुसार माल नहीं आया है, तो खरीदा हुआ माल, उधार खरीदा हुआ माल यदि व्यापारी के द्वारा वापस कर दिया गया है तो उसका लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही। तो परचेज रिटर्न बुक में केवल उधार खरीदे गए माल को जो वापस कर दिया जाता है उसका लेखा ही इसमें किया जाता है, और कोई लेन देनों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। तो व्यापारी अगर ये जानना चाहता है कि उसने खरीदे हुए माल में से कितना माल वापस कर दिया है, टोटल कितना माल वापस कर दिया, उसका मूल्य कितना है, या किस किस को माल उसने वापस किया है, तो उसका लेखा वो परचेज रिटर्न बुक में करता है,
उसकी जानकारी वो परचेज रिटर्न बुक से मालूम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही। सेल्स रिटर्न बुक व्यापारी के द्वारा जो उधार माल बेचा जाता है उसका लेखा सेल्स बुक में करता है, लेकिन उधार बेचा गया माल यदि कस्टमर के द्वारा यानी कि ग्राहकों के द्वारा हमें वापस कर दिया जाता है, यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, तो उसका लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही। उधार बेचे गए माल को अगर वापस कर दिया जाता है ग्राहकों के द्वारा तो उसका लेखा जिस बही में किया जाता है उसे सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। तो व्यापारी के द्वारा अगर ये मालूम करना है कि उसके पास बेचा गया जो माल है कब कब वापस आया, टोटल कितना माल वापस आया, तो उसकी जानकारी वो सेल्स रिटर्न बुक से कर सकता है। ठीक है, लास्ट वाला है आपके जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल। इतने अलग अलग लेन देनों के लिए हम अलग अलग ये बहियां तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम इनका नाम सहायक बहियां बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। लेकिन फिर भी कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका लेखा हम इनमें नहीं कर सकते हैं, जैसे ऊपर की जो मैंने पांचों बहियां बताई उनमें नहीं कर सकते उन लेन देनों का लेखा, तो उनका लेखा हम किसमें करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। जिन लेन देनों का लेखा यानी कि कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका लेखा हम उपरोक्त पांचों बहियों में नहीं कर सकते हैं, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक या रिटर्न बुक इनमें नहीं कर सकते हैं, उनका लेखा किसमें किया जाएगा, जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल में किया जाएगा। जैसे माल दान में दिया, माल दान में दिया तो उसका लेखा हम न परचेज में कर सकते हैं, न सेल्स में कर सकते हैं, न कैश बुक में कर सकते हैं, तो उसका लेखा किसमें होगा, जर्नल प्रॉपर में होगा। माल आग से जल गया, चोरी हो गया, तो उसका लेखा हम इन पांचों बहियों में नहीं कर सकते, उसका लेखा हम किसमें करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। निजी प्रयोग के लिए माल काम में लिया, उनका लेखा हम इन पांचों बहियों में नहीं कर सकते, उसका लेखा हम किसमें करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। कहने का मतलब है कि जिन लेन देनों का लेखा हम उपरोक्त पांचों बहियों में नहीं कर सकते हैं उसका लेखा हम किसमें करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे, मुख्य जर्नल में करेंगे। ठीक है, तो ये 6 सहायक बहियां मुख्य। वैसे इसके अलावा भी और कई बहियां होती है, जैसे बीआर बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक यानी कि बीपी बुक, लेकिन उनके लिए आपके जो अलग चैप्टर है उसी के अंदर हम इसमें समझेंगे। हम केवल इन 6 सहायक बहियों के बारे में ही पढ़ेंगे और इनको जैसे भी दे रखा है आपके क्रम में उस क्रम के अंदर हम कर लेंगे। जरूरी कि हम किसी एक पहले कैश बुक के बारे में करें, हम किसी भी एक सहायक बही के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 6 सहायक बहियां थी जिनके बारे में बताई, कि डेफिनेशन बताई कि कौन सी बही में कौन से ट्रांजैक्शन का लेखा किया जाता है। ये 6 सहायक बहियों के बारे में मैंने आपको बताया। इससे व्यापारी को इतने बेनिफिट होते हैं कि इसमें क्या है, अलग अलग लेन देनों के लिए हम अलग अलग बहियां तैयार कर लेते हैं। तो व्यापारी के लिए किसी भी लेन देन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उसको वो जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो जाता है कि उस लेन देन के लिए केवल उसी बही को उसको देखना पड़ेगा। अगर क्रय के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो केवल परचेज बुक को देखना पड़ेगा, विक्रय के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो केवल सेल्स बुक को देखना पड़ेगा। दूसरे, व्यापारी क्या करता है, बड़े जो व्यापारी होते हैं इन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अगर व्यापारी को किसी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उस संबंधित व्यक्ति से ही वो सारी जानकारी हासिल कर सकता है, और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी के लिए भी उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरे, काम आसान हो जाता है, काम का बंटवारा हो जाता है। दूसरे, किसी लेन देन को मालूम करना और ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब हम इन 6 सहायक बारे में कर लिया, तो सबसे पहले हम अब आगे करेंगे परचेज बुक के बारे में। ठीक है, तो आज आपके लिए केवल इतना ही है, इन 6 सहायक बहियों के बारे में मैंने बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे परचेज बुक से कि परचेज बुक है वो कैसे बनाई जाती है, इनमें ट्रांजैक्शन का लेखा कैसे किया जाता है।